आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास का टॉपिक होगा भारत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो संपूर्ण भारत के राज्यों में अलग अलग फैली हुई हैं, उनके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे एवं भारत में हिमालय के उत्पत्ति के सभी सिद्धांत एवं थ्योरियां एवं उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे एवं उनके फैले हुए विस्तृत का अध्ययन करेंगे, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं अपने बोर्ड पर। और इसके साथ जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है टॉपिक में, शीर्षक में, कि भारत के सभी पर्वतों के निर्माण एवं उनके प्रकार एवं उनकी स्थितियाँ एवं उनके राज्यों एवं उनकी सभी ऊंची चोटियों की हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। यानी कि शीर्षक में हम अपने भारत के सभी पर्वत की सभी श्रेणियां एवं उनकी सभी ऊंची चोटियों की भी यहाँ पर पूर्ण अध्ययन से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने क्लास में चलते हैं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल बिना भी एक समय का सेकंड गंवाए हुए बिल्कुल लौट आते हैं अपनी क्लास में भाई। बिल्कुल जैसे कि सबसे पहले आपका शीर्षक बताया गया है यहाँ पर कि हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने भारत के पर्वत एवं चोटियाँ एवं श्रेणियाँ एवं उनके राज्य एवं उनके निर्माण एवं उनकी जो प्रकृति है, हम लोग संपूर्ण अध्ययन एक साथ करेंगे यहाँ पर, जो कि आपके चैनल पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी जाती है, ये कौन से कल्प में हुई थी, कौन से महाकल्प में हुई थी। तो जैसे कि अभी आपने पिछली क्लास पढ़ी, क्लास नंबर 23 में, तो आज हम लोग ये क्लास होगी क्लास नंबर 24, और क्लास नंबर 24 में हम लोग उसी के जस्ट आगे देखेंगे कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो जिसे क्या कहते हैं, सेनोजोइक युग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सेनोजोइक महाकल्प के नाम से इसे जाना जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलते हैं भाई, हम लोग अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इस महाकल्प का नाम है सेनोजोइक महाकल्प। महाकल्प के नाम से जाना जाता है। इस महाकल्प में हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई थी। अब यहीं से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले अपने इस पर्वत घाट के निर्माण के लिए कई सारे सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जो पहला सिद्धांत बताया गया वो कौन सा सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। हिमालय उत्पत्ति का कोबर, हिमालय उत्पत्ति का कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इस चीज को याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं, भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरा सिद्धांत क्या होता है, एक दूसरा सिद्धांत है जो कि अमेरिका के महान भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिक रहे हैं, हैरी हैंस। तो हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा हिमालय उत्पत्ति के सिद्धांत का नाम क्या है, पहला है हिमालय की उत्पत्ति का कोबर का सिद्धांत, दूसरा हुआ हैरी हैंस का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो उनके सिद्धांत का नाम है भूसन्नति थ्योरी कहते हैं, भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। हैरी हैंस के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो ये कोबर का जो सिद्धांत होता है वो कौन सा है भाई, उनका जो अपना सिद्धांत होता है वो है भूसन्नति सिद्धांत, और इनका सिद्धांत होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनेट सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलते हैं भाई, यहाँ पर आपने देखा है कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार माना जाता है, सबसे पहला सिद्धांत कौन सा आया था, तो वो भूसन्नति का सिद्धांत आया था। और भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था। अब प्रश्न आता है कि कोबर ने जब भूसन्नति का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की थी, इसकी थ्योरी कैसे की थी, उन्होंने इसे कैसे समझाया कि भूसन्नति क्या है। अब उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी में जब एक पेंजिया और पैंथलासा, जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा, पेंजिया और पैंथलासा थे,
उनमें से जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो ऊपर की तरफ आया आपका अंगारा लैंड आपका आया, और उसके दक्षिण में कौन सा आया जिसे हमने कहा गोंडवाना लैंड आया। जैसा कि अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो जल भरा हुआ है वो कौन सा था, इसे पैंथलासा कहते थे। इसे क्या बोलते थे, ध्यान रखेंगे, नीचे आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल साइड में जिसमें आपको दिख सके, यानी कि पैंथलासा, ये पैंथलासा था जल। और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा था, ये ध्यान रखेंगे। पिछली क्लास में अभी आपने देखा जिसे आप पेंजिया कहते हैं, ये पेंजिया का भूभाग था जो 2 खंडों में अलग अलग बटा। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर कोबर ने अपने थ्योरी में क्या बताया, तो कोबर ने यहाँ पर यह बताया कि इन दोनों अंगारा लैंड या लारेसिया के भी नाम से इसे जाना जाता है, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो अवसाद है, जो क्षरण है, वो धीरे धीरे इस बीच के, इसे क्या कहते हैं, इस बीच को हम लोग दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं सकरी उत्तल जो जल का भाग होता है, इसे सकरा सागरीय या छिछला सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक छिछला सागर जन्मा था। इस सागर का नाम आप पहले जान लीजिएगा। इस बीच में भरे हुए सागर का नाम था, जो कि किस प्रकार का था, सकरा संकीर्ण, वो भी छिछला, इसका नाम था टेथिस सागर। ध्यान रखेंगे, एक भी पॉइंट जाना नहीं चाहिए। टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, जो कि इसके बीच में भरा था। ये संकीर्ण और छिछला उथला सागर था, जो कि गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में था। प्रश्न आता है कि ऐसे संकरे घाटियों में, जल के सागरों में क्या होता है कि दो जब भूमियों से अवसाद क्षरित होता है या वहां पर अपर्दन होता है, तो ये दोनों अपर्दन से इसके बीच में धीरे 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 अवसाद जमा होना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर विशाल हिमालय जैसी आकृति, यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ एक विशाल हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये हिमालय पर्वत किस युग में जन्मा था, तो बिल्कुल सेनोजोइक जो महाकल्प था उस युग में, उस महायुग में ये इसका निर्माण हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप फिर से गौर करें, भू और आगे सन्नति, यानी कि जमीन के जो है खिसकने से, अपर्दन से जो सकरी छिछली घाटी में जो मिट्टी जमा हो जाती है उसे भूसन्नति कहते हैं। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर जब कोबर ने अपने एक बात की थ्योरी बताई तो उन्होंने कहा था भूसन्नति जो होती हैं वो पर्वतों का पालना होती हैं, पर्वतों का पालना होती हैं। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ये जो भूसन्नतियाँ होती हैं ये पर्वतों का पालना होती हैं, यानी कि पर्वत कहाँ पलते बढ़ते हैं, पलते बढ़ते धीरे 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 बड़े होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि धीरे धीरे अवसाद इस घाटी में, छिछली घाटी में जमा हुआ तो धीरे धीरे एक विशाल पर्वत बन जाते हैं। तो पर्वतों का पालना, ये पर्वत पलते बढ़ते रहते हैं कहाँ पर, भूसन्नति में, यानी कि जमीन जहाँ पर दो जमीनें हो, बीच में संकीर्ण घाटी सागर हो, उस छिछले और उथले या उत्थान के सागर में जब अवसाद जमा होता है तो उसे भूसन्नति कहते हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आई होगी कि हमारा हिमालय जो है वो किस सिद्धांत के आधार पर जन्मा था, मगर इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया हैरी हैंस, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया गया और इसे सर्वमान्य भी घोषित किया जाता है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में, देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया। बिल्कुल फिगर जरूर बना लीजिएगा जिससे कि आप कभी भी धोखा ना खाएं और कंफ्यूज ना हों। अब हम लोग बात करते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। जैसे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में दो स्थितियां आप देखने को पाते हैं, ये प्लेट और यहाँ पर ये प्लेट।
ये दो प्लेटें हैं। जैसे कि अभी पिछली क्लास में, क्लास नंबर 23 में जो आपने भारतीय भूगर्भिक संरचना का निर्माण पढ़ा है, उसी क्लास में आपने थोड़ा सा इसका ग्राफ समझा था कि कैसे, यानी कि अब प्रश्न यहाँ पर दो आ जाते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो भारतीय प्लेट होती है और दूसरी तरफ यूरेशियाई प्लेट होती है। ये है भारतीय भूप्लेट, भूप्लेट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यूरेशियाई भूप्लेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ये भारतीय भूप्लेट और एशियाई भूप्लेट जो थी, ये प्लेट जो है इसके बीच में सदैव एक मैग्मा का पदार्थ भरा होता है प्लेटों के बीच में, जो कि आपस में टकराने पर भूकंप की परिस्थितियों को रोकता है, यानी कि यह संपूर्ण पृथ्वी को हिलाने से रोकता है। यानी अगर भारतीय प्लेट हिल रही है तो यूरेशियाई प्लेट को हिलने से कौन रोक देता है, बीच में भरा हुआ मैग्मा काम करता है जो इसे हिलने नहीं देता है। मगर क्या हुआ, इन्होंने बताया, हैरी हैंस ने बताया प्लेट विवर्तन की, यानी इनमें थोड़ा बदलाव हुआ और क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो आपकी ये प्लेट है जिसे आप कहते हैं यूरेशियाई प्लेट, इस प्लेट के ऊपर कौन सी प्लेट चढ़ गई, यानी कि इस प्लेट के ऊपर हमारी प्लेट चढ़ गई जिसे कहते हैं भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट के ऊपर चढ़ गई। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ऊपर वाले स्टेप को थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि इसको आप समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि ये जो जमीन यहाँ पर काल्पनिक रूप से समतल की जमीन थी, ये जमीन थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इस जगह पर ये जो जमीन थी, इस जगह पर एक विशाल जो है पर्वतों की स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हो गई, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हिमालय के पर्वत उत्थान, यानी जो जमीन थी वो उठना शुरू हो गई। इसे बोलते हैं भू उच्च, यानी कि यहाँ पर जमीन ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो गई। और आज ये हिमालय पर्वत जो है लगातार ऊंचा होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन है। हैरी हैंस का सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो प्लेट है, ये यूरेशिया के प्लेट के ऊपर जो चढ़ी हुई है, इसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। यानी कि पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है तो घूर्णन के दौरान प्लेटें आपस में हिलती हैं, तो उनमें टकराव हुआ और टकराव होने के बाद बीच का मैग्मा खत्म होकर के ये प्लेट ऊपर चढ़ गई, जिससे जो समतल जमीन थी वो कैसी हो गई, वो इस तरीके से हो गई जो ऊपर हिमालयी जैसी श्रेणियां उठती चली जा रही हैं। इसके ऊपर हमारी प्लेट, जैसा कि खुद देख पा रहे हैं, ये प्लेट इसके नीचे धंसती चली जा रही, तो ऊपर उठाते हुए, इसलिए हिमालय की जो उत्पत्ति है इसके बारे में अच्छा समझ पाए होंगे जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट में जरूर बताएं कि ये बात अगर आपको नहीं आई है तो बिल्कुल जरूर कमेंट में बताइएगा। ये दोनों सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर जैसे देखे हैं कि ये किस तरीके से बने हैं। भूसन्नति का एक अपनी थ्योरी है जो कोबर ने दी और हैरी हैंस ने कौन सी दी है, तो वो आपने बिल्कुल देखा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे हटा लेते हैं जिसमें आगे के प्रश्न पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। इसके थ्योरी के आगे बिल्कुल नोट्स करते हुए चलेंगे, नोट बनाते हुए भी चलेंगे, जिसमें कोई भी बच्चा हमारा पीछे ना रहे, क्योंकि अगर एक साथ चलेंगे तो चलने में मजा आएगा। कदम से कदम मिला के चलिएगा। चलते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये एक मानचित्र है जिसके माध्यम में देख पा रहे हैं कि इसमें एक आधारित मानचित्र बना हुआ है जो कि आपको दर्शा रहा है कि इसमें उत्तर के भारत के ही राज्य केवल इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पंजाब है, जम्मू है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और इधर ये नेपाल वाला हिस्सा भूटान, और इधर चीन का हिस्सा है, और ये सीधे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। इसके नीचे का मानचित्र इसमें नहीं है क्योंकि इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा हिमालय बना हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो बिल्कुल याद करेंगे सेनोजोइक युग में, महाकल्प में हुआ है। मगर सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय की जो उत्पत्ति हुई सबसे पहले, उसमें अलग अलग जो पर्वत हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि
अब ये जो भाग बनता है, ऊपर का हिस्सा जो देख पा रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि पूर्ण रूप से ये चीन तिब्बत का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा है? ये चीन और तिब्बत का हिस्सा होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, ये चीन या फिर इसे आप क्या बोलेंगे? तिब्बत कह सकते हैं। ध्यान रखें, चाहे चीन कहें चाहे तिब्बत कहें, क्योंकि इस तिब्बत पर कब्जा करने वाले देश का नाम क्या है? वो है चीन। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? इसे बोलते हैं पामीर की गांठ। इसे क्या कहते हैं? पामीर की ग्रंथि भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है, ये पामीर की गांठ कही जाती है या पामीर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है? अब प्रश्न ये आता है कि ये जो पामीर की ग्रंथि है, ये किन किन पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, उनके बनने के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान रखेंगे, इसी पामीर की ग्रंथि से हमारा जो हिमालय पर्वत कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, हिमालय की शुरुआत पश्चिम में सिंधु नदी से हो जाती है और यहाँ पर देखेंगे तो ये कहाँ तक जाता है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचता है। यानी कि प्रश्न आता है कि हिमालय का प्रारंभ पश्चिम में कहाँ से होता है? तो पश्चिम में सिंधु नदी, जो कि ये देख पा रहे हैं, ये कौन सी नदी है? चीन तिब्बत से आती है। ये सिंधु नदी से प्रारंभ होकर के पूर्व में कहाँ तक जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अब दूसरी, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो हिमालय पर्वत है, उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, और उन अलग अलग भागों का निर्माण अलग अलग जो है टाइम पर भी हुआ है। इसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय का जो प्रारंभ हुआ है, जैसे एक एक नाम यहाँ पर पहले देखते हुए आगे चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक आधारित मानचित्र देख रहे हैं कि एक ये भाग है जो कि हिमालय का, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, जो कि इतना सा पार्ट यहाँ तक फैलता है, जो नेपाल की समीप तक जाता है। ये सबसे उत्तर में स्थित है। इस हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर लेके आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं और बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और इसे जो बीच में, ये जो दोनों जिगजैग लाइन के बीच में स्थित है, इसे क्या कहते हैं? तो ये यहाँ पर देखते हैं, इसे कहा जाता है मध्य या हिमांचल हिमालय। इसे हिमांचल हिमालय भी कहते हैं, या इसे बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे। हिमांचल इसको कह देते हैं और इसको बृहद या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि इसमें ये जो जिगजैग लाइन के नीचे पार्ट देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? ये यहीं तक, नेपाल तक ही फैला है, आगे नहीं जाता है। ये कौन सा हिमालय होता है? तो यहाँ देखेंगे, ये आपका शिवालिक होता है। शिवालिक हिमालय आपका होता है। इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नया भाग होता है, जो कि इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। अब प्रश्न यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके ऊपर मूलतः हिमालय के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नंबर 1 का ये अंग हो गया, नंबर 2 हो गया और नंबर 3। यानी कि हमारे पास हिमालय के कितने आधार हैं? 3 हैं। हमारे हिमालय में सबसे उत्तरी हिस्से को क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं, या महान हिमालय कहते हैं, या आंतरिक हिमालय कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे नाम हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। बृहद हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, और इसे जो है मूल हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं, और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। अब दूसरा हिमालय जो आपका होता है, जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है, बिल्कुल बीच में स्थित है, इसे क्या क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखें, निम्न हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय भी कहा जाता है, हिमांचल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी मध्य या हिमांचल हिमालय भी इसे कहते हैं। अब नीचे सबसे आखिरी की बात करते हैं। जो हिमालय हमारा सबसे नीचे है, जहां से हमारे मैदान का प्रारंभ होता है, जो गंगा यमुना का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, और उसके बाद
प्रारंभ होता है तीस्ता का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस मैदान के जो उत्तर में स्थित होता है वो शिवालिक का हिमालय कहा जाता है, या नवीन हिमालय भी इसे कहते हैं, और इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उप हिमालय, हिमालय कहते हैं। और इसे एक नाम और याद कर सकते हैं, इसे हिमालय की पाद श्रेणी भी कहते हैं, यानी पाद हिमालय भी कहा जाता है। याद रखेंगे, पाद हिमालय ये भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के पैर हैं। हिमालय के पैर किस श्रृंखला को कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। हिमालय का जो सर होता है वो किसे कहते हैं? बृहद को कहते हैं या हिमाद्री को कहते हैं। तो आपने देख लिया कि जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके निर्माण जो हुए हैं, जैसे कि अभी बात की जा रही है कि यहाँ पर ये जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये किन कल्प में हुआ है? जैसे बात यहाँ की गई अभी सेनोजोइक, जैसे अभी बात की गई सेनोजोइक, जो महाकल्प है, महाकल्प, उसमें तो क्या बना? उसमें सिर्फ हिमालय के निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मगर जब हिमालय बना तो हिमालय में जो महाकल्प हैं उनके जो कल्प आते हैं, तो सबसे पहला ये कल्प हैं, ये क्या हैं? ध्यान रखेंगे, जो आपके सेनोजोइक महाकल्प के केवल कल्प होते हैं, यानी इनको युग भी कहा जाता है। वो 3 स्टेप हैं, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं। पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये। अब प्रश्न आता है कि जो बृहद हिमालय है वो किस युग में जन्मा है? इयोशीन्स कल्प, क्या कहते हैं? इयोशीन्स कल्प में जन्मा है। इसे क्या कहते हैं? एक बार और याद कर लें, इसे केवल कल्प कहते हैं, इसे महाकल्प कहते हैं। तो सेनोजोइक महाकल्प में कितने कल्पों में ये बना है? ओनली 3 कल्प में बना है। तो सबसे पहले इयोशीन्स कल्प में कौन से हिमालय का निर्माण हुआ है? तो बृहद हिमालय का, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब दूसरा बात करते हैं हिमांचल हिमालय, या फिर इसे हम लघु हिमालय कहते हैं। ये मायोसीन कल्प होता है, जिसे मायोसीन कल्प कहते हैं। मायोसीन कल्प, या फिर अभी बोला हमने इसे युग भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युग लिखा हुआ है। अब बात आती है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किस कल्प में हुआ है, किस युग में हुआ है? तो मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है। अंतिम रूप से प्लायोसीन जो कहा जाता है, ये आपका होता है प्लायोसीन जो कल्प होता है, इसमें इसका निर्माण हुआ है। ध्यान रखें, ये कौन से युग में बना है, कौन से कल्प में बना है? तो शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देख लिया। इसका नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लें कि हिमालय की जो उत्पत्ति प्रारंभ हुई किस महाकल्प में हुई है? सेनोजोइक। और उसकी थ्योरी के जो 2 सिद्धांत आए, जो कोबर का सिद्धांत और हैरी हैंस का सिद्धांत के साथ, ध्यान रखेंगे कि इसके जो युग हैं, कल्प हैं, वो कौन से कल्प में हिमालय को वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? देख पा रहे हैं। सबसे उत्तर में जो है, हमारे भारत के सबसे उत्तर में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं, उसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। नोट कर लेना बिल्कुल। दूसरा हिमालय मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय, और आखिरी हिमालय पाद हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय या नवीन हिमालय भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग अपने आगे की पार्ट्स की ओर चलते हैं, जिसमें कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब इसे जरा सा हम हटा लेते हैं। बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो अच्छा समझ में आए, इसके लिए आगे जो पढ़ेंगे वो भी अच्छा आए, इसके लिए इसे हटाना भी जरूरी है। अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, इन चीज़ों को हम हटा लेंगे जिससे आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये पीछे का भाग है, थोड़ा साफ कर देते हैं जिससे अच्छा समझ में आपकी आ जाए। ठीक है, चलिए
देखें, अब इसके पहले प्रश्न यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो काहे की होती है। बिल्कुल देखेंगे कि अपना भारत में ये जो स्थिति बनती है वो काहे की बनती है। इसे हम लोग कहते हैं कश्मीर। क्या कहते हैं? ये कश्मीर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर या पंजाब। ठीक, इसे चाहे ध्यान रखें, इसे किसी भी जो है पार्ट्स में कर सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं। इसे कहते हैं कश्मीर। ठीक है, चलें, अब ये ओके हो गया। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और देखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग गौर से समझिएगा। सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं। इतनी श्रेणियां तो आपकी हो गई कौन सी? ये वाली हो गई आपकी कौन सी? ये हो गई सबसे ऊपर वाली, जिसे बृहद कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। और ये बीच वाला जो जिगजैग के लाल रंग के जिगजैग के बीच में है, ये कौन सा हिमालय हो गया? ये हो गया आपका मध्य हिमालय या फिर हिमांचल हिमालय, जो भी नाम ले सकते हैं, हिमांचल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखेंगे ये नीचे वाला हिमालय कौन सा होता है? इसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है कि अब इन तीन हिमालयों की एक श्रृंखला बनती है जो कि इसके उत्तर में आती हैं और उनका निर्माण दूसरे स्थिति में होता है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं तिब्बत चीन के पास में ये जो ट्रांस हिमालय है, जैसे कि तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो हम इसे पीछे की ओर आपको लाके समझाते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय या तिब्बत का हिमालय है, ये मूल रूप से हिमालय का एक मूल हिस्सा माना जाता है, जो कि हिमालय तो नहीं है परंतु ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। जो कि ये ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों से मिलके बना है? तो ये आग्नेय चट्टानों से बना है, या ये ग्रेनाइट, इसे क्या कह सकते हैं? इसे ग्रेनाइट चट्टान से बना है या नीस चट्टानों से बना हुआ है। और यह कौन से बृहद हिमालय के उत्तर में आता है, जो कि लद्दाख और तिब्बत तक फैला हुआ है। इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं और ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। यानी कि इसमें अगर हम देखते हैं तो काराकोरम की जो श्रेणियां आती हैं, जो ऊपर की लद्दाख की श्रेणियां आती हैं, वो इसी ट्रांस हिमालय के ही मूल भाग में आती हैं, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये जो ट्रांस हिमालय है, यह कैसा पर्वत है? यह आग्नेय पर्वत है। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित माना जाता है। कौन सी क्रिया? ज्वालामुखी प्रक्रिया जो आपकी होती है से निर्मित है, से निर्मित, ध्यान रखेंगे। ये कौन सी प्रक्रिया से? तभी तो इसकी चट्टानें कैसी हैं? तभी इसकी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें हैं, नीस चट्टानें हैं, या फिर इन चट्टानों को बेसाल्ट भी कह सकते हो। बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो सब ज्वालामुखी से ही बनती हैं। परंतु अब प्रश्न यहाँ पर दूसरा बन रहा है कि ये जो तुम तीन हिमालय के हिस्से देख रहे हो, वैसे तो हिमालय मेन रूप से यही है और ये एक प्रकार का कैसा है? अवसादी पर्वत है, अवसादी पर्वत है। और अवसादी पर्वत के साथ ये कैसा है? अवसादी मोड़दार या फिर इसको परतदार भी कहा जाता है। ये अवसादी पर्वत है, मोड़दार या परतदार या वलित पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अवसादी पर्वत, मोड़दार या परतदार या फिर वलित के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वत के नाम से इसे जानते हैं, जैसे कि अभी आपने ये पार्ट्स देखा। परंतु आप जो देख पा रहे हैं कि हमारे हिमालय के जो उत्तर में स्थित जो हिमालय की मूल गांठ कही जाती है, ट्रांस हिमालय, और उसके ही समीप का जो पामीर की ग्रंथि है, हिमालय की उत्पत्ति इसी पामीर की ग्रंथि से ही हुई है। पामीर की जो गांठ है, इसी से हमारा ट्रांस हिमालय और इसी गांठ से ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि अगर हमारा हिमालय जो है वो वलित, मोड़दार या अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, तो फिर ये काराकोरम या ट्रांस हिमालय वाला या तिब्बती हिमालय वाला जो है ये कैसा है? तो ध्यान रखेंगे, ये आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों से बना है और वो अवसादी पर्वत नहीं है, वो आग्नेय पर्वत है, वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसलिए
यहाँ पर देखेंगे कि इन्हीं ग्रेनाइट चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान और आग्नेय चट्टानों के अवसाद बहकर जब आए तो उन्हीं से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। यही चीज आप जान सकते हैं कि आग्नेय के अवसाद सबसे पहले आए तो क्या बना, बृहद हिमालय बना। और जब मध्य हिमालय बना तो कैसे बना, पहले तो आग्नेय के बह के आए और दूसरे किसके बह के आ गए, बृहद के बह के आ गए, तो क्या बन गया, इन जब दोनों के बह के आ गए तो बन गया मध्य। और जब आग्नेय के, बृहद के बहकर आए और मध्य के भी बहकर आए तो लास्ट में क्या बना, सबसे नवीन अवसादों से बना हुआ है आपका शिवालिक हिमालय। इसीलिए हमारे शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये नवीन पर्वत है और दुनिया का सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। अगर आप दुनिया के नवीन पर्वत याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है, नोट कर सकते हैं, URA हिमालय, यानी कि इसका मतलब होता है URA हिमालय, हिमालय। ऐसा करने से आप याद कर सकते हैं दुनिया के नवीन पर्वत। कौन से नवीन पर्वत याद कर सकते हैं, जैसे कि U से यूराल होता है, यूराल होता है, R से रॉकी होता है, ध्यान रखेंगे रॉकी पर्वत होता है, ए से एंडीज होता है और हिमालय तो लिखा ही है। तो ये विश्व के 4 ऐसे पर्वत हैं, यानी URA हिमालय, URA हिमालय विश्व के 4 ऐसे पर्वत हैं जो दुनिया के नवीन पर्वतों की श्रृंखला में जोड़े जाते हैं, जिनमें सबसे नया पर्वत हिमालय आता है, सबसे नया पर्वत हिमालय है। अब हम लोग इसी को भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सामान्य जानकारी थी जो हमने आपको बता दी कि किस तरीके से आप इसे समझेंगे कि यदि नवीन पर्वत आपको उठाने हैं। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं तो प्रश्न यहीं से शुरुआत हो जाता है कि ये जो हमारे चीन तिब्बत के पास जो पामीर की गांठ देखते हैं, इस पामीर की गांठ से ही या पामीर की ग्रंथि से ही कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो पामीर की ग्रंथि से हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, और इसी से क्युनलुन पर्वत जो चीन तिब्बत में स्थित है, और इसी से आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जैसा कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पामीर की गांठ है ये एक प्रकार की ऐसी गांठ है जो कि अपनी जड़ें बहुत दूर तक फैलाए हुए है। यह जड़ें फैलाए हुए है अरुणाचल प्रदेश, भूटान तक, और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, और इधर चीन के जो है भाग तक फैलाए हुए हैं, जिसे हम क्युनलुन पर्वत कहते हैं, जो कि पाकिस्तान। और बात तो यहाँ देख रहे हैं कि तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो उसकी मूल जड़ के समीप ही स्थित है, इसलिए ये जो भाग आपका आता है वो कैसा होता है, वो इसी गांठ का ही भाग है। यानी इसी से जन्मे हुए अपने भारत में सारे पर्वत बने हैं जो उत्तर के राज्यों में स्थित हैं, जो हिमालय में आते हैं। अब प्रश्न यहीं से आगे शुरू हो जाता है, जल्दी से देखेंगे कि जब क्वेश्चन की बारी आती है तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारे इन हिमालयों के बंटवारे जब किए गए तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनाते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हैं। जैसे कि कहा गया कि ऊपर वाला बृहद हिमालय और ये बीच वाला जो है हिमाचल हिमालय, ये कौन है, ये बृहद हिमालय का हिस्सा है, और ये कौन सा, बृहद हिमालय के बाद हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो दोनों के बीच में जो विभाजन हुआ है वो कौन से थ्रस्ट से हुआ है, तो याद कर लेना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी MCT के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग MCT के नाम से जानते हैं, भूलना नहीं। यानी ये होता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि बृहद हिमालय और हिमाचल हिमालय MCT द्वारा पृथक किया जाता है, ये इसकी मेन बाउंड्री है। यानी दोनों के विभाजन बाउंड्री का नाम क्या है, तो दोनों की विभाजन बाउंड्री का नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं, ये वाला हिमालय हमारा हिमाचल हिमालय है, और सबसे नीचे वाला जो आता है शिवालिक हिमालय है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये दोनों हिमालय के बीच में
भी तो एक विभाजन है, जो कि ये जिगजैग लाइन आप देख रहे हैं। तो ये वाली जिगजैग लाइन क्या कहलाती है? ये MCT कहलाती है। और इसे सीधे सीधे क्या कहते हैं? MB और क्या बोलेंगे? F। MBF के नाम से, मेन बाउंड्री फॉल्स के नाम से, MBF के नाम से जाना जाता है, जो मेन बाउंड्री फॉल्स कहा जाता है, जिसमें शिवालिक पर्वत और, ध्यान रखें, शिवालिक पर्वत और हिमांचल पर्वत जो आपका आता है, या हिमांचल हिमालय जो आता है, दोनों के बीच में जो विभाजन जो आपका बनता है, मेन लाइन खींची गई, वो कौन सी? मेन बाउंड्री फॉल्स यानी MBF के नाम से जानते हैं। ये वाला भी पार्ट्स आपने कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं इनके प्रश्नों के बारे में देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे ट्रांस हिमालय के हिस्से में कराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख की श्रेणी और जास्कर की श्रेणियां आती हैं, जो कि ये उत्तर में स्थित हैं। कहाँ हैं ये? हमारे हिमालय के, बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित हैं। परंतु सबसे हम शुरुआत करते हैं अपने बृहद हिमालय की। शुरुआत कहाँ से? बिल्कुल यहाँ देखेंगे हम लोग, अपने बृहद हिमालय से करेंगे और देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो कहाँ आती हैं। यहीं से शुरुआत कर ली जाती है। इस हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्वेश्चन क्या याद करेंगे? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, चोटियां आती हैं, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में पाई जाती हैं? तो बृहद हिमालय में या हिमाद्री हिमालय में विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे, जो सबसे ज्यादा ऊंची हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो आता है ये तिब्बत तक, नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है, जो कि आगे हमारा भूटान आता है। भूटान के पहले से ही ये पर्वत हमारा समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज जिसे हम लोग कहते हैं सागर माथा, सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं, जो कि नेपाल में है। ये कौन से हिमालय में आता है? ये बृहद हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। सागर माथा नेपाल में जाना जाता है, मगर इसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन से हिमालय में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे। ये चोटी आपकी आती है बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, या सबसे जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग आंतरिक हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे। अब प्रश्न ये आ रहा है कि इसमें जो श्रेणियां आती हैं वो कौन सी आती हैं? तो इसमें श्रेणियों में बात करेंगे तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलाधार, अन्नपूर्णा। यानी कि यदि हम देखेंगे सबसे पहले नंगा श्रेणियां आती हैं इसमें, ठीक है, और नंदा देवी श्रेणी आती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें नंदा देवी श्रेणी आती है, और इसमें आपकी धौलाधार जिसे कहते हैं, धौलाधार की श्रेणी इसी में आती हैं। ध्यान रखना, नंगा पर्वत जो आता है ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सबसे पश्चिम में आता है। हिमालय का प्रारंभ नंगा पर्वत से लेकर के नागा पर्वत तक फैला हुआ है, जो कि पूर्व में कहाँ तक है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इसी में अन्नपूर्णा, मैकालू, कंचनजंगा, इसी में क्या आता है? इसी में अन्नपूर्णा जो श्रेणी आती है, इसी में मैकालू श्रेणी आती है। वैसे ये मैकालू श्रेणी है जो नेपाल में स्थित है। और दूसरा कंचनजंगा की हमने बात की, कंचनजंगा ये जो श्रेणी है ये सिक्किम में स्थित है। अन्नपूर्णा ये यूके में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, याद करने नोट कर लेना भाई, और ये सिक्किम में स्थित है। इसी के साथ धौलाधार की, जैसे नंदा देवी की भी श्रेणी यूके में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। धौलाधार और पीर पंजाल ये आपके लद्दाख वाले भाग, जम्मू कश्मीर के हिस्से से संबंधित श्रेणियाँ आती हैं, जो कि किसकी हैं? ये आपके आती है बृहद हिमालय। अब प्रश्न आता है कि बृहद हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों को अपने में समाहित किए हुए है, और ये वर्ष भर बर्फ
से ढका रहता है, से ढका रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दुनिया में अगर कोई हिमालय है तो अपने भारत में जो हिमालय है ये हिस्सा सदैव बर्फ से ढका रहता है। आगे चीन, तिब्बत, नेपाल वाला हिस्सा भी बर्फ से ढका रहता है। तो 3 हिमालय यहाँ पर देख रहे हैं भाग हिमालय के, तो तीनों में कौन सा ऐसा भाग है जो वर्ष भर बर्फ से ही ढका रहता है, वो खुलता ही नहीं है, तो वो आता है आपका बृहद हिमालय। इसीलिए इसका नाम आता है हिमाद्री हिमालय, यानी हिम आद्री, जो हिम से छाया हुआ है, ये हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। इसकी ये 2 सबसे बड़ी मुख्य विशेषताएं आती हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ये जो श्रृंखला बनती है ये इसी में स्थित है। पूरी दुनिया में इतनी ऊंची चोटियां कहीं नहीं स्थित हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान आते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान आते हैं, तो इनमें एक बड़ी विशेषता होती है कि इस बृहद हिमालय में जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान क्या कहलाते हैं? मर्ग के नाम से जाना जाता है। इन मैदानों को क्या कहते हैं? जो पर्वत घाटियों के बीच में मैदान घास के बनते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे सोनल मर्ग और गुलमर्ग। तो ये क्या हैं? सोनल मर्ग, गुलमर्ग, ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? बृहद हिमालय में। मगर यदि अब देखेंगे, जैसे अभी आपने बृहद हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय देखा? ये ट्रांस हिमालय है। तो पहले हम ट्रांस हिमालय की एक छोटी सी बात करेंगे कि इस ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है, जल्दी से समझें। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, इस हिमालय में कराकोरम श्रेणियों में, लद्दाख की इन बीच की श्रेणियों में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? करेवा के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणियों में पाए जाने वाले, लद्दाख की श्रेणियों में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं वो क्या नाम से जाने जाते हैं? वो करेवा नाम से जाने जाते हैं। मगर जो बृहद हिमालय में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं, हम जल्दी से चलते हैं अपने कौन से हिमालय में, आ जाते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करते हैं। चलें जल्दी से वापस आते हैं और अपने हम लोग बात कर रहे हैं कौन से हिमालय की? हिमाचल हिमालय की बात करते हैं। ये हो गया आपका कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो चले भाई शुरुआत करते हैं। ये हिमालय हम कर चुके हैं, अपने इस हिमालय की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा हिमालय है ये कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय है। और हम मध्य हिमालय की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। सबसे पहली इसकी बड़ी विशेषता होती है ये हिमालय सबसे लंबा है, सबसे लंबी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? जरूर याद रखेंगे, ये सबसे लंबी श्रेणी है। यानी हिमाचल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के ये पूर्व में फैला हुआ है, भूटान सीमा तक फैला हुआ है। यानी यहाँ तक ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के ये सबसे लंबी हिमालय की एक श्रृंखला है। जैसे 3 श्रृंखलाएं हैं तो 3 में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो मध्य हिमालय सबसे लंबी श्रृंखला है। ये भी याद रखेंगे, इसकी मुख्य विशेषता आती है। मगर प्रश्न आता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो हुआ है वो बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय में संपीड़न से एवं बृहद हिमालय एवं कराकोरम के हिमालय, ट्रांस हिमालय के अवसाद से ही हुआ है, क्योंकि इसकी भी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। परंतु सबसे संपीड़ित हिमालय श्रेणी कौन सी है? ये भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये सर्वाधिक संपीड़ित श्रेणी है, संपीड़ित श्रेणी। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। हिमालय की कौन सी ऐसी श्रेणी है जो सबसे ज्यादा दबाव में है, जिसके कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं वो दबाव के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, यानी कि वो चट्टानें वलित हो जाती हैं। वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो ये दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, संपीड़न के कारण, तो सबसे ज्यादा वलित जो चट्टानें हैं वो कौन से पर्वत में आती हैं? वो मध्य हिमालय में आती हैं, सर्वाधिक वलित। ये भी क्वेश्चन नोट कर लें, ये सर्वाधिक वलित चट्टानों से बना है, वलित चट्टानों से निर्मित है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रश्न को समझें। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट्स में आ जाते हैं कि ये जो अपना हिमालय है, इस हिमालय में कई सारी जैसे छोटी छोटी घाटियों की हम लोग बात करते हैं, जैसे चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इसी हिमालय में स्थित है। ध्यान रखेंगे, हमने क्या बोला? चंबा घाटी हमने बोला, कुल्लू घाटी बोला, ठीक है, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी और लाहौल स्पीति घाटी जो आपकी आती है। और उसके बाद आप याद रखेंगे यहीं पर आपकी मरखा घाटी भी आती है, जैसे याद रखेंगे, जो इसके उत्तर में आ जाती हैं। तो ये सारी जो घाटियां हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ध्यान रखना, ये सारे हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। और कांगड़ा घाटी का भी नाम आप याद रखेंगे, कांगड़ा। ये जो कांगड़ा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? इसी मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में ही आती है। अब इसके आगे देखेंगे कि इसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस जो श्रेणी है आपकी, इसमें किस प्रकार के बीच में बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इन मैदानों को हम क्या कहते हैं ये समझेंगे। इन मैदानों को हम लोग जानते हैं बुग्याल या पयार। क्वेश्चन ये बनता है कि इस मध्य हिमालय में, हिमाचल हिमालय में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें बुग्याल या फिर पयार के नाम से जानते हैं। बुग्याल भी कहते हैं, पयार के नाम से भी जाना जाता है। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जल्दी से इसे हटा कर देख लेते हैं, जिसमें बिल्कुल भाई गलती ना हो और प्रत्येक प्रश्न आप समझते हुए आगे बढ़ें। देखते हैं इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती हैं। इसमें श्रेणी आती है जैसे महाभारत की श्रेणी आती हैं। इसमें धौलाधार की श्रेणी आती हैं, यानी इसमें धौलाधार की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी, पीर पंजाल जो आता है आपका, पीर पंजाल की जो श्रेणी है वो इसी में आती है। नाग टिब्बा पढ़ा होगा, नाग टिब्बा की जो श्रेणी है वो इसी में आती हैं। ध्यान रखना, जिसे हम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं ये अवसादी संपीड़ित से बना है, और दूसरी बात हो जाती है कि ये सबसे बड़ा और लंबा है, ये भी ध्यान रखें। अब लौट आते हैं अपने हम कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय में हम लोग लौट कर आ रहे हैं और बात करेंगे अपने कौन से शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, और ये वाले हिमालय हम कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे सबसे नीचे के हिमालय की। इसके निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे समझेंगे? ये जो हिमालय बना है वो बिल्कुल निचला हिमालय है, निचली श्रेणी है। इसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा संपीड़न नहीं है, दबाव नहीं है, इसलिए इसकी चट्टानें वलित तो हैं परंतु कम से कम वलित हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मगर सर्वाधिक नवीन अवसाद, इसकी मुख्य विशेषता ये सर्वाधिक नवीन अवसाद से बना है, ये ध्यान रखेंगे। हिमालय का सबसे नवीन अवसाद किसे कहते हैं? शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। दूसरी बात ये क्या आती है कि यहाँ पर जब देखेंगे कि शिवालिक की सबसे मुख्य विशेषता, इसमें देखेंगे कि 2-3 पार्ट्स में बना दिया जाता है। कैसे समझेंगे
इसमें ज़्यादातर सामान्यतः छोटी छोटी श्रेणियां आती हैं जो कि सबसे छोटे हिमालय के रूप में माना जाता है, यानी हिमालय का ये रूप सबसे छोटा रूप होता है। ये केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पंजाब के कुछ निचले हिस्से जहां से श्रेणी खत्म होती हैं, जो चंडीगढ़ आपका आता है, वहीं से दिल्ली की श्रेणियां जो आपकी उत्तरी बनती हैं, उन्हीं के नीचे से सीधे पहुंच जाता है आपके केवल नेपाल तक ही पहुंचता है। इसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। सबसे छोटा भी होता है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता ये छोटा है, यानी शॉर्टकट में ये सबसे छोटा है। और दूसरी चीज यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें खास बात आती है कि इस हिमालय में, जहाँ से इस हिमालय का अगर ये मध्य भाग है तो इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। और ये कौन से राज्य की? यूके राज्य में ही ये मेन रूप से फैला है। तो यूके के पूरब में, यानी कि इसके पूरब में कौन से घास के मैदान घाटियों पर, पहाड़ियों पर हैं? तो पूरब में आते हैं द्वार नाम के जो हैं मैदान आते हैं, और पश्चिम में जो आते हैं घास के मैदान, उनको दून कहा जाता है। यानी उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों में पहाड़ी पर बनने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? तो यूके में वो पूर्व की तरफ द्वार के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप आपने पढ़ा होगा, जैसे देहरादून पोटली दून के नाम से जाना जाता है, और जैसे हरिद्वार, ये क्या हैं? ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं। परंतु उत्तराखंड में घास का सबसे बड़ा विशाल मैदान कौन सा है? हरिद्वार उत्तराखंड का और शिवालिक श्रेणियों का सबसे बड़ा घास का मैदान होता है। अब हम लोग देखते हैं जल्दी से अपने हिमालय का जो है नदीय विभाजन भी देख लेते हैं अंत में, जिसमें एक भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे कि नदीय विभाजन कैसे समझेंगे, वो भी जल्दी से देख लीजिए भाई, जिसमें कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल देखें, सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ये हटा देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इसे हटा दिया जाए क्योंकि इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं बचा हुआ है। अब देखेंगे आपके पास में यहाँ पर एक नदी श्रृंखला है जो कि कौन सी है? ये नदी आपकी आती है, ये नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी नदी होती है? ये नदी आपकी होती है जिसे कहते हैं सतलज। क्या कहते हैं? सतलज नदी होती है। तो सिंधु नदी और ये जो सतलज नदी है, इसके बीच का जो मैदान होता है, इसके बीच का जो हिमालय होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है। और पहले एक नदी और याद कर लेते हैं, नेपाल तिब्बत की सीमा से आती है, जिसे हम काली नदी कहते हैं, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है भारत में शारदा नाम भी दिया जाता है। मगर ये कहाँ भारत में? जल्दी से देखते हैं आगे की तरफ का जो हिमालय आपने देखा, ये नदी जो भूटान और तिब्बत के सिक्किम के समीप आती है, इसे हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जाती है, इसे हम कहते हैं तीस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये किस नाम से? तीस्ता। अब ये जो कैलाश पर्वत मानसरोवर के समीप से ये नदी आती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो अब देख लीजिएगा, आप लोग अपने हिमालय का विभाजन अभी तक थ्रस्ट और मेन बाउंड्री के आधार पर बांटे थे, अलग अलग बांटे थे। अब बांट लीजिएगा नदियों के आधार पर कि नदी किस तरीके से हिमालय को विभाजित करती हैं। तो जल्दी से देखेंगे किस तरीके से विभाजित करती हैं। तो पहला पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर, जल्दी से गौर करना आप लोग। जैसे कि यहाँ बताया गया है, इसे हम क्या कहते हैं? कश्मीर, यानी ये बीच का ये जो हिमालय आपने देखा, इतना हिमालय किस नाम से जाना जाता है? इसे या तो कश्मीर या पंजाब का हिमालय कहते हैं, पंजाब का हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी कि ये जो दो नदियों के बीच में है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जितना हिमालय की श्रेणी बनती हैं, उन्हें हम
कश्मीर या पंजाब का हिमालय कहते हैं। परंतु फिर से देखेंगे, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सतलज नदी और कौन सी नदी, सतलज नदी और जो आपकी काली नदी के बीच का मैदान है या फिर इसे क्या कहते हो, इसे हिमालय कहते हो, तो इसे कुमाऊं का हिमालय कहते हैं। कुमाऊं का हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो इसका सर्वाधिक हिस्सा नेपाल में फैला हुआ है, ये केवल भारत में यहाँ पर बना हुआ है, मगर इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है, तो ये नेपाल का हिमालय जो नेपाल में फैला है, आप ऐसा याद करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर इधर काली नदी है और इधर तीस्ता नदी है, के बीच में अब यहाँ पर भी तो यही बात आएगी कि बीच में, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कम लिख रहे हो, आप लोग जो है फिगर के आधार पर काम कर रहे हो, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और फिगर में जल्दी से अगर आप काम करते हैं तो काम हो जाता है और क्लास भी आपकी कम समय में 2 गुना आपको सिलेबस पढ़ाया जा पाता है। इसलिए फिगरात्मक काम करना सीख लीजिएगा। अब यहाँ के बीच में कौन सा है, ये हिमालय है। यहाँ पर भी तो वही बात आती के बीच में, तो के बीच में ये हिमालय है। अब के बीच में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि तीस्ता तथा काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, कुमाऊं का हिमालय कहते हैं। सिंधु एवं सतलज नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर का हिमालय कहा जाता है। और लास्ट में यहां देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, के बीच में जो है ये इसे क्या कहते हैं, असम हिमालय कहा जाता है, हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो कि अभी आपने देखा कि अलग अलग किस तरीके से नदी अपने विभाजन करती है। और यहीं पर जो भारत में मैदान आते हैं, जहां पर हमने ये चीज लिखी है, यहां हिमालय तो नहीं है, यहां क्या है, यहां हिमालय का तलहटी मैदान स्थित है, जिसे गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है, सिंधु का मैदान, सतलज का मैदान कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सुना था, पढ़ा था कि जब आपका सेनोजोइक युग हुआ था, इसमें हिमयुग के बाद में, हिमयुग के पहले, तो हिमयुग के पहले क्या बना, यहां पर अभी पढ़ा था, हिमयुग के पहले हिमालय बना, हिमालय बना। और इस हिमयुग के बाद में क्या बना, तो ये चीज इस हिमालय के नीचे है, यहां पर है जहां लिखा हुआ है। तो ये है मैदान, ये क्या है, ये है मैदान। कहां से, पंजाब से लेकर के, यदि देखेंगे आप इसे तो ये पंजाब से लेकर के कहां तक फैले हुए हैं, ये पंजाब से लेकर के असम तक फैले हुए मैदान हैं, जो कि हिमयुग के पहले नहीं, हिमयुग के बाद में निर्मित हैं। मैदान कब निर्मित हैं, बाद में निर्मित हैं। और अंत में क्लास की एक बात और समझ लेते हैं कि हमारे हिमालय का एक उप अंग है, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ये स्थान आप देख पा रहे हैं अपने मानचित्र के हिसाब से, कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम लोग कहते हैं नामचा बरवा। क्या कहते हैं, नामचा बरवा पर्वत है। ये हिमालय का एक उप अंग है, ध्यान रखेंगे, ये हिमालय का ही एक भाग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।